हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मुकेश वर्मा आपके अपने चैनल हमर पाठशाला में वेलकम करता हूं। आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 2 पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि पदार्थ मैटर किसे कहते हैं। सबसे पहली बात है एक परिभाषा, जो वस्तुएं स्थान घेरती है तथा जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, हम सीधा सीधा सरल भाषा में यदि हम कहेंगे द्रव्यमान मतलब होता है वजन। किसी वस्तु में हम वजन का एहसास कैसे करते हैं, क्योंकि उसमें द्रव्यमान होता है, ठीक है। और वह क्या करती है, स्थान घेरती है। भाई कोई भी अगर हम पत्थर उठाते हैं तो पत्थर क्या करती है, स्थान घेरती है ना, और हमें वजन का भी एहसास होता है। तो किसी वस्तु का जो भी हमें भार उसमें द्रव्यमान के कारण महसूस होता है। तो अब द्रव्यमान और भार में क्या आपको अंतर लगेगा। किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान रहता है, जिसे हम मास कहते हैं, वह क्या रहता है, हमेशा स्थिर रहता है, चेंज नहीं होता है। जबकि किसी वस्तु का जो भार होता है, जिसे हम वेट कहते हैं, वह क्या होता है, आपका जगह के अनुसार अब परिवर्तित हो सकता है। लेकिन पृथ्वी, क्योंकि भार जो है किस पर डिपेंड करता है, गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। तो पृथ्वी में लगभग गुरुत्वाकर्षण सभी जगह क्या होती है, एक समान होती है। लेकिन जैसे ही हम चंद्रमा पर जाते हैं तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वह क्या होता है, नियत रहता है या स्थिर रहता है। जबकि भार जो है जगह के अनुसार क्या होता है, परिवर्तित होते रहता है। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बोलूं कि अभी आपका वजन जो है 60 किलोग्राम है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर जाएंगे तो आपका वजन जो है केवल मात्र 6 किलोग्राम हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है वह पृथ्वी का 1/6 होता है आपका। इसलिए आपका 60 किलो जो है वह डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपका वजन मात्र कितना महसूस होने वाला है, आपका 6 किलोग्राम ही महसूस होने वाला है, ठीक है। तो द्रव्यमान क्या हो गया, आपका जो वजन रहता है वो द्रव्यमान होता है। और भार कब कहेंगे, जब उसमें हम गुरुत्वाकर्षण बल को और जोड़ देते हैं उसमें, तो क्या बन जाता है, वो भार बन जाता है, ठीक है। अब उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि लोहे की कील हो गया, कुर्सी का टेबल हो गया, भाप हो गया। इसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और ये क्या घेरती है, आपका स्थान घेरती है, ठीक है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए देखते हैं कि किसे हम आपका पदार्थ कहेंगे, कौन स्थान घेरती है, किसमें द्रव्यमान होता है। इसके लिए देखें इस चित्र को अच्छे से। यहाँ पर क्या बना हुआ है, आपका लेज़र लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लेज़र लाइट दिखाई दे रहा है, और लेज़र लाइट से यहाँ पर बीकर है और एक पानी दिखाई दे रहा है। ये पूरा आपका पानी का जो बाल्टी है, एक ट्रफ है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, बाल्टी कह सकते हैं। इसमें कांच के बीकर जो खाली है बिल्कुल, उसे क्या कर दिया गया है, उल्टा डाल दिया गया है। और 3/4 के आसपास क्या कर सकते हैं, अब जितना चाहे उतना पानी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए, क्या इस कांच के बीकर के अंदर जो है पानी प्रवेश कर पाता है, क्या पानी प्रवेश नहीं कर पाता है आपका। अब एक लेजर टार्च लीजिए, अब इसमें क्या कीजिए, इसमें जो बीकर है उसमें हम लेजर के जब टार्च को जब हम जलाते हैं तो क्या उसका प्रकाश इस कांच के बीकर के अंदर चले जाता है। तो आपने क्या देखा, दो चीज़ों के बारे में मैं आपको पूछना चाहूँगा कि ये जो कांच का बीकर है, क्या ये कांच के बीकर में पानी अंदर जा पाया, पहला चीज़। दूसरा चीज़, क्या लेजर का प्रकाश कांच के बीकर के अंदर जा पाया। तो आपका जवाब क्या होगा कि जो पानी है वह कांच के बीकर के अंदर जो है नहीं जा पाया, जबकि लेज़र लाइट जो है प्रवेश कर पाई। तो ऐसा क्यों हुआ, सोचिए ज़रा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो कांच का बीकर है उसमें क्या था, आपका हवा भरी हुई थी। और हवा में भी क्या होता है, द्रव्यमान होता है। हाँ बिल्कुल, हवा आपको पता नहीं चलती, लेकिन उसमें भी क्या होता है, द्रव्यमान होता है आपका। इसीलिए आपका वह एक स्थान घेर के रखा है आपके कांच के बीकर में, और पानी जो है अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। जबकि जब हम प्रकाश यहाँ पर क्या करते हैं, डालते हैं, तो प्रकाश आसानी से आपके कांच के बीकर के अंदर चली जाती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रकाश में कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है, और यह कोई भी आपका स्थान जो है नहीं घेरती है। तो हम क्या कह सकते हैं, टेबल कुर्सी हो गया आपका, और कोई भी पत्थर ले लीजिए, ये सभी में क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और यह आपका स्थान घेरती है, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, यह एक आपका पदार्थ है। तो आपका पानी स्थान घेरता है,
हवा हो गया, ये सभी क्या करता है, स्थान घेरता है। आप भाप लीजिए, वह भी स्थान घेरता है। जबकि कोई भी प्रकाश है, आपका मुस्कुराना है, किसी भी वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं जैसे कि ढोलक हो गया, गिटार हो गया, इनका आवाज़ है, ये सब क्या, ये भी ये पदार्थ है? ये पदार्थ नहीं है, क्योंकि जो प्रकाश है वह स्थान घेरता है क्या? नहीं घेरता है। इसमें कोई द्रव्यमान होता है? प्रकाश में कोई वजन होता है? नहीं होता है। आपके मुस्कुराने में कोई वजन होता है? कोई वजन नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपके मुस्कान में, सूर्य के प्रकाश में, या फिर किसी भी वाद्य यंत्र के आवाज़ में कोई भी क्या नहीं होता आपका, ना ही द्रव्यमान होता है और ना ही यह स्थान घेरता है, इसलिए हम इसे पदार्थ नहीं कहेंगे। जबकि आपका कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, भाप हो गया या लोहे की कील हो गया, ये सभी क्या करते हैं, स्थान घेरते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे आपका। ठीक है। लेज़र लाइट क्या होता है, हानिकारक होता है, इसलिए इसका प्रयोग आप घर में ना करें। अब अगला देखते हैं नेक्स्ट इसके बारे में, द्रव्यमान का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मास। इससे आप क्या समझे कि किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वह क्या परिवर्तित होता है या परिवर्तित नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है। इसका आप अर्थ क्या समझे, किसी भी चीज़ का जो द्रव्यमान होता है वह क्या होता है, बिल्कुल स्थिर रहता है, वही रहता है, परिवर्तन उसमें नहीं होता है। इसे पदार्थ की अविनाशिता, अविनाशिता मतलब समझ रहे हैं, जो खत्म नहीं होता है, या फिर इसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम कहते हैं। और इस नियम को लवाइजिए नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, प्रतिपादित किया था। तो आपने क्या समझा, अगर मैं कोई मोमबत्ती भी लेता हूँ और मोमबत्ती अगर पूरी जल जाती है, तो स्टार्टिंग में यह जब हमारा साइंस आगे नहीं बढ़ा गया था तो मोमबत्ती के जलने के बाद हम क्या बोलते थे कि मोमबत्ती पूरा पूरा क्या हो गया, समाप्त हो गया, उसमें अब कोई द्रव्यमान नहीं बचा। जबकि बाद में शोधों के बाद पता चला कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मोमबत्ती में जितना पहले द्रव्यमान था उतना ही द्रव्यमान उसके जलने के बाद भी आपका था। ये हम कैसे समझेंगे, तो देखिए इस वीडियो में आपको मैं पूरा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए जो मोमबत्ती है, इसका जो पहले वजन है, जो द्रव्यमान है, वही द्रव्यमान इसके पूरे जलने के बाद भी रहने वाला है। इसके द्रव्यमान में कोई भी अंतर नहीं आएगा। संरक्षण को और समझने के लिए एक और मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ। एक प्रकार का यह क्रियाकलाप है जो आप घर में करके देख सकते हैं, लेकिन आपके पास ऐसा ज़रूरी नहीं हो कोई इंजेक्शन हो, तो ये सारी चीज़ें हों आप, और मापने के लिए सही उपकरण आपके पास होना चाहिए। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अपने दिमाग में इमेजिन करके समझ सकते हैं कि हाँ ऐसा बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर देखिए चित्र में आपको दिखाया गया है एक आपका इंजेक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, सिरिंज कहते हैं। इसमें नींबू का जो रस है वह क्या है, डला हुआ है। ठीक है। और नीचे क्या है आपका, गर्म दूध है। इस वाले में हम क्या कर देते हैं, जो भी 10 ml 20 ml जितना भी हम दूध डालना चाहें डाल देते हैं, लेकिन उसकी जो माप है बिल्कुल क्या हमें पता होनी चाहिए कि इसमें अगर हम 10 ml यहाँ पर गर्म दूध डाल रहे हैं तो पता होना चाहिए कि 10 ml गर्म दूध है आपका। और जितने भी यहाँ पर उपकरण हैं सबका हम क्या कर लेंगे, वेट वगैरह मेजर कर लेंगे। अब दूसरे वाले में क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए नींबू का रस यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा है, गर्म दूध है आपका। ठीक है। तो इनका वजन जो है हम पूरा का पूरा क्या कर लेंगे, नाप लेंगे। अब नापने के बाद क्या कीजिए, सिरिंज को आप दबाइए और दबाने से जो नींबू का रस है वह क्या हो जाएगा, इस बॉटल में आपका चले जाएगा। तो आप क्या देखेंगे, जो दूध है और उसमें नींबू डालने के बाद वह क्या हो जाता है, फट जाता है। मतलब इसमें क्या हुई, एक रासायनिक क्रिया हुई। तो क्या इस रासायनिक क्रिया से इनका जो वजन था, दूध और नींबू के रस का जो पहले वजन था और अब वजन, दोनों में कुछ परिवर्तन आया क्या? जब इसे सही तरीक़े से हम मापेंगे तो हम पाते हैं कि इनके वजन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, भले इसमें एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्योंकि दूध क्या हो चुका है, अब फट चुका है, लेकिन दोनों के वजन में कोई भी आपका परिवर्तन नहीं आया है। ठीक है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालें कि किसी भी जो भी पदार्थ होता है उनका द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद भी अपना द्रव्यमान को परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको समझ में आ गया डियर स्टूडेंट। अब देखते हैं आगे मिश्रण के बारे में। इसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। मिश्रण को हम क्या कहेंगे, आपका मिक्सचर कहेंगे। तो आप सभी अपने आसपास देखे होंगे मिश्रण के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखाई दे जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है ये, वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। तो एक एक चीज़ को समझिए। यहाँ पर आपका अधिक तत्व या यौगिक, तत्व और यौगिक के बारे में हम किसी और चैप्टर में देखेंगे आपका। मतलब हम ये कह सकते हैं तत्व यौगिक की जगह में हम शब्द इस्तेमाल करेंगे आपका पदार्थ।
ठीक है। अपदार्थ क्या होता है? जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है। तो वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका इतना इतना अनुपात में मिलाएंगे, ऐसा नहीं है। आप कोई भी चीज़ को कितना भी मात्रा में क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं और उसे आपस में क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। इस प्रकार मिक्स करने के बाद जो भी आपका बनता है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ को हम क्या कहेंगे, अवयव कहेंगे, होते हैं। तो मिश्रण में आपका कोई भी एक चीज़ रहेगा उसे हम थोड़ी मिश्रण कहेंगे। अगर मैं क्या करता हूँ, एक ही दाल को उठाता हूँ तो मिश्रण नहीं है, उसमें 3-4 प्रकार के और दाल को मिला देता हूँ, तब वह क्या कहलाएगा, दालों का मिश्रण जो है कहलाएगा। ठीक है। तो मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ होते हैं तथा जिन्हें सामान्यतः भौतिक विधियों द्वारा क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। यदि मैं क्या करूं, 4-5 दालों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में एक साथ मिला दूं तो क्या बनता है, दालों का आपका मिश्रण बनेगा। अब क्या मैं इसे आपका अलग कर सकता हूं? बिल्कुल, इसे मैं क्या कर सकता हूं, भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकता हूं। भौतिक विधि कहने का मतलब ये है कि एक एक दालों को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ चित्र के माध्यम से कि मिश्रण क्या होता है। ये देखिए यहाँ पर, ये क्या है, मिक्सचर है। देख के लालच तो नहीं आ रहा है ना आपका? मिक्सचर हम क्यों कहते हैं, कभी आपने गौर किया है? मिक्सचर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या मिले होते हैं, अलग अलग पदार्थ मिले होते हैं। जैसे कि उसमें फली दाना मिला हुआ होता है, गाठिया मिला होता है, आपका चना रहता है, मिर्ची, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो है क्या होती है, इसमें मिली होती है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। तो ये सबसे आपके लिए अच्छा एग्जांपल हो गया आपका। मिक्सचर क्या है, एक प्रकार से बहुत सारे पदार्थों का एक मिश्रण है। उसके बाद देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर तांबा दिखाई दे रहा है आपका, और आपका ये क्या कह सकते हैं, कांसा, तांबा, कांसा, ये सब क्या हो जाएगा, सब अलग अलग, मतलब हम तत्व, अभी हमने क्या देखा, तत्वों का या यौगिकों का, तो अलग अलग तत्वों को मिलाकर, जैसे कि हम आपका तांबा है और आपका जिंक है, ये सब चीज़ों को अलग अलग क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो आपका पीतल बनता है, कांसा बनता है, ये सब अलग अलग चीज़ें बनती है ना। तो धातुओं को भी आपस में मिलाने से क्या बन जाता है, मिश्रण बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका मिश्र धातु कहते हैं या अलॉय कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको जेली दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल पानी आ गया होगा आपके मुंह में। तो ये जेली भी क्या है, यहाँ पर देखने से हमें पता चल रहा है कि अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंगों के जेली को एक साथ मिला दिया गया है, तो जेली का क्या बन गया है, मिश्रण बन गया है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए दोनों चित्रों को आपको देखने से क्या समझ में आ रहा है, देखिए सोचिए जरा अच्छे से। पहले चित्र को हम देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 कलर की जो बॉल्स दिखाई दे रहे हैं वो बिल्कुल एक के बाद एक अच्छे रूप से क्या हुए हैं, जमे हुए हैं। यानी कि एक कलर आपका आया है, जो भी आपका कलर, इसको आप ले लीजिए, ग्रीन कलर ले लीजिए, हरा बोल दीजिए, और इसको आपका बैंगनी बोल दीजिए। तो हरा के बाद बैंगनी, बैंगनी के बाद फिर से हरा, हरा के बाद क्या आ गया, बैंगनी आ गया इसमें। तो एक के बाद एक क्या हुआ है, जमा हुआ है। तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। जबकि आपका जो भी, यानी कि 2 पदार्थ, हम क्या ले लेते हैं कि 2 पदार्थ किसी भी आपका इधर उधर अस्त व्यस्त रूप से मिला हुआ होगा, वह भी मिश्रण कहलाएगा। लेकिन किस प्रकार का मिश्रण कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं आगे कि आखिर मिश्रण के क्या होते हैं, प्रकार के बारे में। अभी मैंने समांगी और विषमांगी मिश्रण बताया है, इसी को मैं क्या करता हूँ, आपको समझाता हूँ। तो देखेंगे टाइप्स ऑफ जो मिक्सचर है कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे। एक हो गया आपका समांगी मिश्रण, जिसे हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक हो जाएगा आपका विषमांगी मिश्रण, जिसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। अब देखते हैं, चलिए क्या होता है पहला समांगी मिश्रण। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ऐसे मिश्रण जिसके अवयव कहने का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें तत्व या यौगिक आपका शामिल हो जाएगा, कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, और इसे हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, नमक का जलीय विलयन। नमक कहने का मतलब ये आपका पानी हो गया, और ये क्या हो गया, आपका नमक हो गया। जब नमक और जल को एक साथ आपस में मिलाकर जब विलयन बनाएंगे, तो क्या आप नमक और पानी को फिर से आप अलग अलग कर पाएंगे, क्या अलग अलग नहीं कर पाएंगे ना। यानी कि जो नमक है वह पानी में पूर्ण रूप से क्या हो चुका है, घुल चुका है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा एक सार हो गया है, अब हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और अब हम क्या करेंगे, इस बॉटल में से कहीं पर से भी 1 चम्मच भी अगर हम क्या निकालेंगे, इस मिश्रण को निकालेंगे, तो वही टेस्ट देने वाला है। जब हम दूसरी बार जब चम्मच से क्या करेंगे, फिर से उस विलयन में से निकालेंगे, तो भी वही टेस्ट देने वाला है। यानी कि सभी पूरे पानी में जो नमक है वह एक समान रूप से क्या हो चुका है, मिल चुका है। तो इसे हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। ठीक है। अब समांगी मिश्रण में एक समान रूप से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। बिल्कुल, अभी हमने बताया कि पानी में नमक क्या हो गया, पूरी तरह से आपका घुल गया है। समांगी मिश्रण में अवयव आसानी से पृथक नहीं किया सकते, बिल्कुल नहीं किया सकते,
कि आपका जब हम नमक पानी मिला दिए तो क्या नमक को अब अलग कर सकते हैं क्या? नमक को अलग हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये देखिए, ये है आपका पानी और यहाँ पर रखा हुआ है तेल। तो इसके बारे में समझने से पहले देखते हैं आपका सेकेंड, विस्मांगी जो मिश्रण होता है किसे कहते हैं। तो विस्मांगी मिश्रण में क्या होता है, ऐसे मिश्रण जिसके अवयवी कणों को अलग अलग देखा जा सकता है। इसके पहले आपका क्या था, समांगी में अलग अलग देखा नहीं जा सकता था, जबकि विस्मांगी मिश्रण में क्या किया सकता है, अलग अलग देखा जा सकता है। तो इसके लिए हम आपका क्या देखेंगे, पानी और तेल के मिश्रण को आप घर में भी करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, पानी है और पानी के बाद क्या है आपका तेल है। तो यहाँ पर देखिए पानी और तेल का समझते हैं। यदि मैं क्या करता हूँ, एक पानी लेता हूँ किसी भी आपके बॉटल में या किसी भी मग में और इसमें कुछ बूंदे मैं तेल उसमें डाल देता हूँ, तो क्या होता है, तेल की बूंदें जो हैं आपका सतह पर तैरने लगती हैं। क्या तेल पूरी तरीके से आपका पानी में घुल जाता है क्या? नहीं घुलता है। तो पानी आपका अलग दिखाई दे रहा है और तेल क्या दिखाई दे रहा है, अलग दिखाई दे रहा है। ये भी मिश्रण है, लेकिन कैसा मिश्रण है, विस्मांगी मिश्रण है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो भी अवयवी कण है उसे अलग अलग हम देख सकते हैं, जबकि इसके पिछले वाले में हम नमक के घोल को क्या कर सकते थे, आपका अलग अलग नहीं देख सकते थे। ठीक है, तो समांगी और विस्मांगी मिश्रण आपको समझ में आ गया होगा। उसमें पूरी तरीका से घुल जाता है और विस्मांगी मिश्रण में पूरी तरीका से नहीं घुलता है। तो एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। चलिए कुछ और आपको मैं यहाँ पर प्रयोग करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर चार मैंने कोई भी बाल्टी या फिर आपका छोटा सा मग है उसमें पानी ले लिया है। अब पानी में मैं क्या है, कुछ अलग अलग प्रकार के पदार्थ डालूंगा और आपको बताना है कि कौन सा आपका समांगी मिश्रण है और कौन सा विस्मांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपका लेता हूँ नमक। उसके बाद नमक के बाद ले लेते हैं हम आपका शक्कर ले लेते हैं। ठीक है, नमक के बाद हम शक्कर ले लिए, शक्कर के बाद हम लेते हैं चाक का पाउडर और चाक के पाउडर के बाद हम तेल ले लिए। अब प्रयोग क्या करना है, सभी में पानी रखा हुआ है, समान मात्रा में हमने पानी ले लिया। पहले हम क्या मिलाएंगे, इसमें आपका नमक मिलाएंगे। ठीक है, पहले क्या मिला लेंगे, नमक मिलाएंगे और उसके बाद शक्कर, चाक पाउडर, तेल सभी को मिला देते हैं। तो आप क्या पाते हैं, नमक जो है पानी में पूरी तरीक़ा से घुल गया, शक्कर भी घुल जाएगा, शक्कर भी पानी में पूरी तरीक़े से क्या हो जाने वाला है, घुल जाने वाला है। जबकि चाक पाउडर तो घुलेगा, लेकिन आप क्या देखेंगे कि चाक पाउडर का जो कण है वह तली में बैठा हुआ भी दिखाई देने वाला है। और पानी और तेल का जैसे हमने देखा था, तेल क्या हो जाएगा, ऊपर सतह पे तैरने लगेगा। तो अब यहाँ पर हम क्या रिजल्ट पे पहुँचते हैं कि ऊपर का जो दो हमारा प्रयोग है उसमें जो भी पदार्थ है, नमक और शक्कर है, वह पूरी तरीके से क्या हो चुका है, पानी में घुल चुका है। इसके पदार्थों को हम पदार्थ कहने का मतलब पानी भी एक पदार्थ हो गया, नमक और शक्कर भी एक पदार्थ हो गया। इसे हम अलग अलग नहीं देख सकते। जबकि नीचे वाले एग्जाम्पल में देखेंगे चाक पाउडर और तेल में हम जो पदार्थ हैं, पानी और चाक भी पदार्थ हो गया, पानी और तेल पदार्थ हो गया, इसे हम अलग अलग क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। तो क्या समझ पाए कौन सा समांगी मिश्रण है और कौन सा विस्मांगी मिश्रण है? तो ऊपर के जो दोनों है वह क्या होंगे, समांगी मिश्रण के उदाहरण हो गए, जबकि नीचे वाले आपके विस्मांगी मिश्रण के उदाहरण हो गए। चाक पाउडर जब हम पानी में मिलाते हैं तो देखिए नीचे में उसके छोटे छोटे कण क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, क्योंकि चाक के जो कण होते हैं भारी होने के कारण क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। जबकि तेल हल्के होने के कारण, पानी में वजन में हल्के होने के कारण उसकी डेंसिटी कम होती है, उसका जो घनत्व जो क्या होती है, कम होती है, इसलिए क्या होती है, ऊपर जो है तैरने लग जाता है। ठीक है, तो आज हमने आपको समझाया कि समांगी और विस्मांगी मिश्रण क्या होता है और आगे हम और चैप्टर में देखते हैं कि क्या है इसके बारे में।